फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं आपका टीचर साकिब अली। आशा करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है MS एक्सेल। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे आज। केवल हमने आज इसको टूल्स के बारे में समझना है और शीट्स के बारे में समझना है। तो आइए चलते हैं हम एक्सेल की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक्सेल को ओपन करने के लिए क्या करना होता है, विंडो की प्रेस करनी होती है या स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना होता है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं और इसमें लिखते हैं EXCEL। एक्सेल को हमने ओपन कर लेना है। तो ये एक्सेल हमारे सामने ओपन होकर आ चुका है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये हमारी ABCDE ये हमारी कॉलम्स होती हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारी रो होती है और ये जो होती है हमारी ये सेल्स होती हैं। और तीन चीज़ें बताई मैंने आपको। फर्स्ट कॉलम ABCD ये हमारी कॉलम हो गई और सेकंड हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारी रो हो गई। एक्सेल में जो वर्क होता है वो रो एंड कॉलम को मिलाकर सेल्स पे वर्क होता है और ये हमारी सारी सेल्स होती हैं और इसमें हर सेल का नाम दिया हुआ होता है। जैसे हम बात करते हैं इस सेल की, तो इस सेल का नाम होता है A1। A1 का मतलब है A कॉलम हो गई और 1 हो गई रो, तो इसका नाम हो गया A1। और ये है हमारा B1, ये हमारा C1, ये हमारा D2, ये हमारा F5। F5 का मतलब F हमारी कॉलम हो गई और 5 हमारी रो हो गई। तो क्या है, ये हमारा F5 हो गया। मैं बात करूँ कहीं पर भी क्लिक करके, तो ये हमारी M20, क्योंकि M हमारी रो है, कॉलम है और 20 हमारी रो हो गई। तो ये क्या हमारी सेल्स होती है, क्यों 23, ये सारी हमारी सेल्स होती। तो एक्सेल में जो वर्क होने वाला है वो सारा हमारा सेल्स पर वर्क होने वाला है। अब थोड़ी सी हम इसके बारे में फॉर्मेटिंग जान लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग का होना ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि ABCD ये हमारी कॉलम्स है। अगर इनका साइज हमें छोटा बड़ा करना है तो हमने दो कॉलम के बीच में जाकर किसी को भी क्लिक करके ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, वो हमारी कॉलम का साइज इंक्रीज होता है। सेकंड के B और C के बीच में अगर हमने क्लिक किया, ड्रॉ किया, तो यहाँ पर हमारा साइज फिर से इंक्रीज हुआ। C और D के बीच में फिर से साइज इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर हम एक एक करके कॉलम को यहाँ पर हम इंक्रीज कर रहे हैं। Ctrl+Z से मैं बैठ जाता हूँ। जैसी हमारी सेल्स थी वैसे ही हमने वापस कर देना है। इसके बाद मैंने क्या किया, इन तीन को एक साथ, तो हम बात कर रहे थे कि हमने अगर कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करना है और उनको इंक्रीज करना है तो हम उनके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये तो हो गया साइज को इंक्रीज करना और साइज को डिक्रीज करना। ये तो हो गया कॉलम के लिए, और रो का भी यही प्रोसेस होता है कि रो को हमने सेलेक्ट किया और इनको साइज को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो कॉलम और प्लस रो का साइज इंक्रीज हो गया। तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इसको हम जान लेते हैं कि रो एंड कॉलम का साइज कैसे बढ़ाया और कैसे घटाया जाता है, ठीक है ना। तो इस Ctrl+Z से हम वापस फिर से बैक करते हैं। जैसे हमारी सेल्स थी वापस वैसी होती है। Ctrl+Z जो यूज किया जाता है वो बैक जाने के लिए किया जाता है। अब थोड़ा सा हम इन टूल्स के बारे में जान लेते हैं। ये होता है मेन्यू। अब ये हमारा होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, फॉर्मूला मेन्यू, डाटा रिव्यू और व्यू, ये हमारा मेन्यू होता है। और इसके बाद ये सारे हमारे टूल्स होते हैं। ये होम मेन्यू के टूल्स हो गए, ये इंसर्ट के टूल हो गए, ये पेज लेआउट के टूल हो गए, ये फॉर्मूला के टूल्स हो गए, ये डाटा के टूल्स, ये सारे हमारे टूल्स होते हैं और ये हमारा होम मेन्यू होता है, ठीक है। और नीचे इसमें 3 शीट आ रही है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 ले लेंगे, शीट 5 ले लेंगे, शीट 6 ले लेंगे। इसमें हम कितनी भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं और इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट, राइट क्लिक किया, डिलीट, राइट क्लिक किया, डिलीट, राइट क्लिक किया, डिलीट। यानी हम शीट बढ़ा भी सकते हैं और शीट हम घटा भी सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमारा मेन्यू होता है, ये हमारे सारे टूल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फाइल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या होता है, जब हम फाइल बना लेते हैं तो क्या होता है कि अब हम ये सोचते हैं कि इसको हम कहाँ सेव करें, इसको हमें सेव भी करना है या सेव नहीं करना है।
तो क्या होता है, फाइल को एक्चुअल में सेव करना होता है, क्योंकि इन फ्यूचर हमें उसमें काम करना होता है। तो हम फाइल के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये 2010 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, इसमें फाइल आता है। 2007 यूज़ करेंगे तो इसमें आपका ऑफिस बटन आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो हमने फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेव। सेव क्या होता है, जो फाइल हमने बनाई है उसको सुरक्षित करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर उसमें हम वर्क कर सकें। सेकंड आता है सेव एज। सेव एज होता है अगर आपने फाइल एक बना ली है, उसमें फाइल में आपने कुछ करेक्शन किया है, तो आप उसको किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं, यानी रीनेम करने के लिए और लोकेशन चेंज करने के लिए। एक फाइल हम दो नाम से भी सेव कर सकते हैं। थर्ड आता है क्लोज। क्लोज होता है जो फाइल आपने ओपन कर रखी है उसको बंद करने के लिए। बंद करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आप यहाँ से सॉरी ओपन। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा ओपन। ओपन क्या होता है, जो फाइल हमने से पहले से बना रखी है उसको फाइल को हमने ओपन करना है उसमें दोबारा से वर्क करने के लिए। तो इसकी शॉर्ट की कंट्रोल+O भी होती है, या हम यहाँ से इसको ओपन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोज। क्लोज का मतलब होता है जो फाइल आपने बनाई है उसको क्लोज या बंद करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो भी शीट आपने बना रखी है उसके बारे में, उसका साइज क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसके टेक्स्ट क्या लगे हुए हैं, कैटेगरी क्या है, तो उसकी सारी ये इन्फॉर्मेशन देता है हमें। इसके बाद आता है रिसेंट। रिसेंट का मतलब ये होता है कि जो लास्ट टाइम पे हमने रिसेंटली यूज़ की हैं वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर खुल कर आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा न्यू। न्यू होता है कि अगर हमने कोई फाइल बना ली है और हम दूसरी फाइल बनाने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर हम न्यू का यूज़ करेंगे। तो इसकी शॉर्ट की भी होती है कंट्रोल+N। जैसे हम कंट्रोल+N करते हैं तो हमारी न्यू शीट यहाँ पर आ जाएगी। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेनी है आपको, क्या लेना है, आप कैलेंडर वगैरह लेना है, जो भी आप लेना आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंट। प्रिंट क्या होता है, जो फाइल हमने बनाई हुई है उसका प्रिंट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल+P करते हैं। इसके बारे में हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे प्रिंट के बारे में, कि प्रिंट किस तरह से किया जाता है, प्रिंट का सेटअप किया जाता है, पूरी एक वीडियो मैं आपको दूंगा इसके ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा सेंड एंड सेव। आप फाइल को इंटरनेट मेल के द्वारा, इंटरनेट फैक्स के द्वारा अगर आपको कहीं भेजनी है तो आप फाइल यहाँ से भेज सकते हैं। इसके बाद आता है आपका हेल्प। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट से हेल्प लेनी है तो आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इनके बारे में हम बाद में जानेंगे, वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी अभी। इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो आशा करता हूँ ये मेरे द्वारा ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सेव होता है फाइल को सेव करना। नेक्स्ट होता है सेव एज, फाइल को रीनेम करना। ओपन करना फाइल को क्लोज करना, फाइल की इंफॉर्मेशन, रिसेंटली फाइल यूज़ करने के लिए, न्यू फाइल लेने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए, फाइल को सेव एंड सेंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन हो गया और नेक्स्ट हमारा एग्जिट हो गया। तो वापस हम फिर से क्या चलना है, हमें वापस जाना है अपने होम मेन्यू पर। तो ये छोटी सी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आता है हमारी, ये थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ें। तो फर्स्ट मैं कट के बारे में बताता हूँ। कट क्या होता है, किसी भी वर्ड को काट लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, ये मैंने परफेक्ट यहाँ पर लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाना, तो क्या कर लेते हैं, कट पर क्लिक कर लेते हैं। और मुझे यहाँ से इसको उठाकर लेकर आगे जाना था यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, वो यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। कट का मीनिंग होता है कि मूव करना, किसी भी चीज़ को एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह ले जाना हमारा कट कहलाता है। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल+X किया हमने और दूसरी जगह ले जाकर कंट्रोल+V कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा मूव हो गया। अब यहाँ से मैंने कट किया और दूसरी जगह ले जाकर V कर दिया, कंट्रोल+V। तो ये क्या हो गया, हमारा मूव हो गया। इसको मैं डिलीट बटन से डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा कट। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ, कंट्रोल+Z कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने परफेक्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा परफेक्ट यहाँ पर भी हो, नेक्स्ट आगे भी हो, नेक्स्ट आगे भी हो। तो क्या करना, आप यहाँ पर कंट्रोल+C कर लें, या आप कॉपी पर क्लिक कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ आपको पेस्ट करना है कंट्रोल+V करते चले जाइए, कंट्रोल+V करते चले जाइए, कंट्रोल+V करते चले जाइए। जहाँ पर भी आप कंट्रोल+V करते चले जाएंगे ये आपका कॉपी होता चला जाएगा, जब तक यहाँ पर आपका सिलेक्शन टूल लगा हुआ है। तो कंट्रोल+V अभी भी करते जा रहे हैं, कॉपी हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये डबल होता जा रहा है। कमांड से बाहर चले जाएंगे एस्केप से। तो ये क्या हुआ, आपका कट हो गया, मूव करना, कॉपी हो गया, डबल करना। कंट्रोल Z से मैं वापस बैक चला जाता हूँ।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं भी सिंपल बता देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर होता है प्रॉपर्टी को मैच करना। एक दूसरे की प्रॉपर्टी अगर आपस में मैच करनी हो तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट होता है जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए या लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। क्या होता है कि अगर हमें हिंदी में लिखना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। क्या किया हमने, यहाँ पर फॉन्ट का साइज चेंज कर दिया, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया और फॉन्ट का नाम चेंज कर दिया। यहाँ पर हमने क्या है, कृतिदेव 10। कृतिदेव 10 जो होता है वो हिंदी के लिए होता है, यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पर कृतिदेव 10 लिया तो यहाँ पर इसने हिंदी में चेंज कर दिया। अब कृतिदेव का तो फॉन्ट अलग होता है, इसमें हमने लिखना है परफेक्ट। ठीक है ना। अगर आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। और मैं आपको बैक कर लेता हूँ, Ctrl+Z, वापस परफेक्ट आ गया Ctrl+Z जाने से। अब मुझे केवल इसका स्टाइल चेंज करना है, मुझे लैंग्वेज चेंज नहीं करनी। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं। जिस फॉन्ट स्टाइल में आपको अपना वर्ड लेना है वो आप यहाँ से वर्ड ले सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया तो फॉन्ट का यूज करते हैं हम फॉन्ट स्टाइल या लैंग्वेज को बदलने के लिए। अगर आपको कोई भी फॉन्ट स्टाइल लेना, आप यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये क्या हो गया, आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है फॉन्ट साइज। Ctrl+Z वापस ले आए। अब फॉन्ट साइज क्या होता है, जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर साइज आ रहे हैं। जैसे मैं साइज पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो साइज बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं आप सभी। तो क्या है, यहाँ पर फॉन्ट का साइज बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, जितना भी साइज आपको चाहिए। क्या करना है, यहाँ पर हमने 18 टाइप किया, 18, 20 टाइप किया, 20। तो दो चीज़ें, फॉन्ट स्टाइल होता है स्टाइल को चेंज करना या लैंग्वेज चेंज करना। सेकंड आता है आपका फॉन्ट साइज, जो आपने लिखा है उसके साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा बोल्ड क्या होता है, जो वर्ड हमने टेक्स्ट लिखा है, जो टाइप किया है, उसको बोल्ड करने के लिए यानी डार्क करने के लिए यानी गाढ़ा करने के लिए हम बोल्ड का यूज करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बोल्ड करने के बाद क्या हुआ, टेक्स्ट डार्क हो गया। यहाँ पर इसकी शॉर्ट की Ctrl+B भी होती है, हमने Ctrl+B किया वो हट गया, Ctrl+B किया फिर से वो बोल्ड हो गया। ठीक है, तो Ctrl+B बोल्ड क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है Ctrl+I। Ctrl+I होता है इटैलिक। जैसे ही हम Ctrl+I करते हैं तो इटैलिक हो जाता है। इटैलिक का मीनिंग होता है तिरछा। जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसको तिरछा करने के लिए क्या होता है, हम इटैलिक का यूज करते हैं। वापस हम फिर से इनको हटा देते हैं, दोनों को, आई को हटा देते हैं और बोल्ड को हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होता है, जो भी हमारी हेडिंग्स बनी हुई होती है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो शॉर्ट की होती है इसकी Ctrl+U। जैसे ही हमने Ctrl+U किया वो क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। तो फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए, फॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, इसको हम कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करना है हम कम भी कर सकते हैं। तो साइज को बढ़ाने और साइज को घटाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है बोल्ड होता है डार्क करने के लिए, और इटैलिक होता है तिरछा करने के लिए, और अंडरलाइन होता है टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए। ठीक है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है बॉर्डर। क्या होता है, ये सेल्स जो बनी हुई हैं, अगर हम इनको प्रिंट में देखेंगे इनका कोई बॉर्डर बना हुआ नहीं आता है। तो क्या करना है, जितनी भी शीट पर हम वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने इनको सेलेक्ट किया और इनको क्या कर दिया हमने ऑल बॉर्डर। जिसको हमने बॉर्डर किया है केवल यही प्रिंट में शो होगा, बाकी आपका क्या होगा, ब्लैंक होगा। देख रहे हैं आप सभी यहाँ पर। तो क्या है, यहाँ पर ये हमारा शो कर रहा है ब्लैंक। केवल हमने बॉर्डर जिसको किया था वही हमारा बॉर्डर में आ रहा है। वापस जाते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम नो बॉर्डर कर देते हैं। सेलेक्ट किया, बॉर्डर पर गए और नो बॉर्डर। ठीक है, अब वापस हम फाइल पर जाते हैं, प्रिंट पर जाते हैं। तो क्या दिखा रहा, क्योंकि हमने कोई टेक्स्ट लिखा नहीं है। अब क्या करते हैं, कोई भी फाइल हम ओपन कर लेते हैं।
ये फाइल मैंने ओपन कर ली, ऐसे ही मैंने बना रखी है। तो क्या करते हैं, इसका प्रिंट चेक करते हैं। जैसे हमने प्रिंट पे किया, देखो यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद और इसको मैं बॉर्डर कर देता, ऑल बॉर्डर किया हमने, और अब इसको हम प्रिंट जाकर चेक करते हैं। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो इसका बॉर्डर बना हुआ रहा है, वो ब्लैंक बना हुआ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिल कलर। फिल कलर क्या होता है कि अगर आपको कहीं पर भी कलर फिल करना है तो इससे हम सेल में कलर फिल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z से बैक कर देता हूँ। क्या होता है, मैंने इन हेडिंग को सिलेक्ट किया और इस हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने कलर फिल कर दिया। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा फॉन्ट कलर। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, आप बीच में क्लिक कीजिए और इसको ड्रॉ कर लेंगे हम नीचे। और क्या होता है, ये आता है हमारा फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या होता है, जैसे ही हमने टेक्स्ट लिखा है इसका कलर ब्लैक आ रहा है और हमें कलर चेंज करना, तो यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट कलर। जो भी आपको कलर रखना है वो आप ये कलर रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो हो गया हमारा फॉन्ट, ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड। अब तीसरा आता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना। अब टेक्स्ट हमें रखना कहाँ पर होता है, तो अलाइनमेंट में फर्स्ट कहता है ये हमारा टॉप। टॉप होता है कि टेक्स्ट को सेल के टॉप पर रखने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना। अब इधर से हम कॉलम को बड़ा कर लेते हैं। अब क्या है, ये बॉटम पर आ रहा है, दिखा रहा है कि बॉटम पर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको टॉप पर कर देना है। ये टॉप हो गया। तो फर्स्ट हमारा टॉप है, तो इससे हम टेक्स्ट को टॉप कर सकते हैं। ये होता है मिडल अलाइनमेंट, मिडल से हम इसको टेक्स्ट को मिडिल में कर सकते हैं। और ये होता है हमारा बॉटम, ये हो गया बॉटम नीचे। टॉप, मिडल और बॉटम। ये होता है हमारा फर्स्ट लेफ्ट। टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी लेफ्ट में ही होता है, लेफ्ट साइड से लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये होता है हमारा सेंटर, यानी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। और नेक्स्ट है हमारा राइट। अब ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसको हम सेंटर में कर देते हैं, सेंटर में हो गया। और ऊपर आता है हमारा मिडल, तो क्या करेंगे हम टेक्स्ट को मिडल में कर देंगे। ठीक है। इसको हमने राइट साइड करना है तो राइट साइड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको मिडल और सेंटर, ये हमारा मिडल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। तो टेक्स्ट को लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर सकते हैं, राइट करना है तो राइट कर सकते हैं, सेंटर करना है तो सेंटर कर सकते हैं। तो ये होता है इसका अलाइनमेंट। ठीक है, ये अलाइनमेंट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ये हमने अभी सीधा लिख रखा है। अब इसको मैं थोड़ा तिरछा लिखना चाहता हूँ। ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको एंगल लगाना है, आप एंगल के हिसाब से लिख सकते हो। इसने आपको 45 एंगल दे दिया। नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉक, ये कहता है क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है ना। और ये एंगल क्लॉकवाइज। ठीक है ना। अब ये दूसरी साइड हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्टिकल टेक्स्ट। ये बात हमारा टेक्स्ट रोटेट टेक्स्ट अप। रोटेट टेक्स्ट कब होता है, नीचे से लिखता हुआ ऊपर की साइड हो जाए। ठीक है ना। इसका यूज भी मैं आपको जब कोई शीट आएगी तो उसके अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा रोटेट टेक्स्ट डाउन, यानी ऊपर से लिखते हुए नीचे को आना चाहिए हमारा। तो ओरिएंटेशन एंगल पर लिखना है, इसका बहुत कम यूज होता है, वैसे ये बहुत ही कम यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एंगल क्लॉकवाइज, इसका बहुत कम यूज होता है, लेकिन वर्टिकल टेक्स्ट का यूज होता है ना। नेक्स्ट हमारा ज़्यादातर यूज होता है रोटेट टेक्स्ट अप एंड रोटेट टेक्स्ट डाउन होता है। ठीक है ना। तो इन दोनों का यूज ज़्यादा होता है। अब फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट, ये हमारे द्वारा भी हम चेंज कर सकते हैं किस एंगल पर हमने रखना है। ये आ रहा है ना, इसको हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमने रखना है। तो ये होता है टेक्स्ट को चेंज करने के लिए। हमने वापस फिर से क्या कर देना है, इसको 0 कर देना, तो टेक्स्ट हमारा सीधा हो जाएगा। क्लियर है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताया जो भी बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो और नेक्स्ट आता है हमारा 2-3 चीज़ें हम और कर लेते हैं, अभी ज़्यादा नहीं है।
तो नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज एंड इंक्रीज। इंक्रीज होता है टेक्स्ट को इंक्रीज करना, टेक्स्ट को डिक्रीज करना। ये टेक्स्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब आगे खिसक रहा है, हमारा आगे बढ़ रहा है। और डिक्रीज, डिक्रीज से क्या होता है, हमारा पीछे जा रहा है, पीछे हटाना और आगे बढ़ाना। तो इंक्रीज हो गया आगे बढ़ाना, डिक्रीज हो गया पीछे हटाना। तो ये चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर। ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर। तो मैं यहाँ पर रैप टेक्स्ट का यूज करता हूँ। रैप टेक्स्ट में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा परफेक्ट कंप्यूटर। अब क्या है, इस परफेक्ट कंप्यूटर को मैं ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, यानी परफेक्ट ऊपर हो जाए और कंप्यूटर नीचे हो जाए। तो क्या करना है, मैंने इसको रैप टेक्स्ट कर देंगे। क्या वो परफेक्ट ऊपर आ गया और कंप्यूटर नीचे आ गया। तो क्या क्या हमने इसको रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। मैं कंट्रोल Z से वापस करता हूँ, अगेन करते हैं। तो रैप टेक्स्ट जैसे ही मैं करता हूँ, टेक्स्ट मेरा ऊपर नीचे हो जाता है। इसको मैं मिडल कर दूंगा और सेंटर कर दूंगा। सॉरी। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है, रैप टेक्स्ट होता है टेक्स्ट को ऊपर नीचे करने के लिए। नेक्स्ट आता है मर्ज एंड सेंटर। तो रैप टेक्स्ट हो गया टेक्स्ट को ऊपर नीचे करने के लिए, और मर्ज एंड सेंटर होता है। हाँ, मर्ज एंड सेंटर में आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने 2 सेल को एक जगह मर्ज कर दिया। वापस फिर से करते हैं, इस लाइन को मैं डिलीट ही कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस कर देता हूँ और कंट्रोल प्लस से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो कंट्रोल माइनस होता है रो एंड कॉलम को डिलीट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस होता है रो एंड कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल माइनस, ठीक है। तो इस सेल के अंदर मैंने लिखा कंप्यूटर एजुकेशन और मैंने एंटर कर दिया। अब क्या है, इस टेक्स्ट को मुझे इन दोनों सेलों के अंदर करना है। तो क्या क्या इन दोनों को सेलों को मैंने सेलेक्ट किया, सिंपल इन दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ तो दोनों सेल मर्ज हो गई, आपस में जुड़ गई और टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया। तो क्लियर है ना। रैप टेक्स्ट टेक्स्ट को ऊपर नीचे करने के लिए, और मर्ज एंड सेंटर 2 या 2 से ज़्यादा सेल को एक सेल बना देना और टेक्स्ट को नीचे ले आना। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको ये सारे टूल्स बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।